शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ, जहां रायपुर में 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। ये राहत भरी खबर है। हालांकि प्रदेश के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो 24 घंटे में 1886 नए संक्रमित जरूर मिले हैं और 29 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही 4471 ऐसे मरीज हैं जो कोरोना से रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही अभी तक के प्रदेश भर के यदि बात की जाए तो अब तक 13,077 मरीजों की कोरोना से जान चली गई। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,27,145 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है, स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 33,127 है। वहीं पॉजिटिव मरीजों की यदि बात की जाए तो रायपुर में 82, दुर्ग में 46 मरीज, इसके साथ ही राजनांदगांव में 32 मरीज मिले हैं। बालोद में 43, बेमेतरा में 29 मरीजों की पुष्टि हुई। कवर्धा में ये संख्या 18 है तो धमतरी में 70 नए मरीज मिले हैं। बलौदा बाजार में 103, महासमुंद में 54 मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही रायगढ़ में 177, कोरबा 83, जांजगीर में 125, मुंगेली में 39 और गुरेला, पेंड्रा, मरवाही में 21 मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि ये राहत की बात है कि 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के बाद अब मौत के आंकड़ों पर बीजेपी कांग्रेस में ठन गई है। बीजेपी का आरोप है कि सरकारी संस्थाओं के मौत के अलग अलग आंकड़ों से ये लगता है कि सरकार डेथ रेट छुपा रही है। इधर कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी मौत पर सियासत ना करे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने भारी तबाही मचाई। छत्तीसगढ़ में भी इसका भयावह रूप देखने को मिला। दूसरी लहर में रिकॉर्ड मौतें हुई, लेकिन अब इन्हीं मौतों को लेकर विवाद भी पैदा हो गया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने जो मौत के आंकड़े दिए और निगम ने जो आंकड़े दिए, उनमें बड़ा अंतर देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने मई के महीने में 693 मौत की जानकारी दी थी, जबकि रायपुर नगर निगम ने इसी महीने 3,972 मौत के सर्टिफिकेट जारी किए। जनवरी से लेकर मई तक स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मौत के आंकड़े 2,377 हैं, जबकि नगर निगम ने इसी दौरान 7,709 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं। वही साल 2020 के 12 महीनों में 9,500 मौत के सर्टिफिकेट निगम ने जारी किए, जबकि 2021 के शुरुआती 5 महीनों में ही 7,500 डेथ सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ये समझ के बाहर है, ये अकेले कहानी रायपुर की नहीं है। इसको यदि अन्य नगर निगम से, नगर पालिका से और अन्य संस्थाओं से जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़े में इतना बड़ा फर्क कोरोना से होने वाली मौत और जो डेथ सर्टिफिकेट मिला है होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा छुपाया जा रहा है। विपक्ष अब इसी को मुद्दा बना रहा है, जबकि निगम इस मामले में अपने तर्क दे रहा है। डेथ सर्टिफिकेट ऐसा है कि अप्रैल मई में भलाए जारी हुए हैं, लेकिन कई पेंडेंसी भी डेट रहती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहता। वो हो सकता हो 2 साल पहले का हो, 3 साल पहले का हो, लेकिन काउंट जब हम देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, तो उस डेट से वो उसको काउंट किया जाता है कि हमने अप्रैल महीने में इतना डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, मई महीने में इतना जारी किया, तो ये इस प्रकार के संख्या वो बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ में जो क्लियर बताए गए हैं वो पूरे देश में, उनसे पूछे ना यूपी में कितने लोग मर रहे हैं, यूपी का क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? क्यों नहीं बताते हैं? जहां जहां आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? बिहार में क्यों नहीं बताते हैं? यूपी में क्यों नहीं बताते हैं? हरियाणा में क्यों नहीं बताते हैं? हमारे यहाँ मौत का आंकड़ा किसी भी प्रकार से कोई नहीं छुपाया जा रहा है और जितना स्पष्ट, जितना कोरोना यहाँ पर हुआ है वो उतना बताया जाता है। ये पहला मौका नहीं है जब मौत के आंकड़ों पर सियासत हो रही है। बीजेपी पहले भी कोरोना से मौत को लेकर सवाल उठाती रही है। दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियां खिड़की से बने हुए मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पर संख्या का निर्धारण करती हैं। 2 संस्थाओं के आंकड़ों के चलते चूक हो सकती है, लेकिन ये एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें गफलत भी हो सकती है। इसे भी विपक्ष को समझना होगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर।
खबर रायपुर से, जहां कोविड सामानों पर जीएसटी छूट को लेकर बनी कमेटी पर विवाद हुआ है। बनाई गई जेओएम 8 सदस्य समिति में कांग्रेसी सदस्य नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई है और कांग्रेस शासित राज्यों के सदस्य नहीं होने को दुर्भाग्यजनक उन्होंने बताया। इसके साथ ही केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है। कांग्रेस शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यह आरोप सीएम बघेल की तरफ से लगाया गया। सोनिया गांधी ने जीएसटी कम करने का मुद्दा उठाया था, समिति बनाई गई, लेकिन इसमें आपको बता दें कि अब आरोप लगने लगे हैं। सीएम भूपेश बघेल का आरोप है कि कांग्रेस शासित राज्यों के सदस्य नहीं होना दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तुहर सरकार तुहर द्वार योजना का शुभारंभ कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। योजना में घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही 22 परिवहन सेवाओं का लाभ भी मिल पाएगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये सेवाएं घर पहुंचाई जाएंगी। आवेदकों को सेवाएं प्राप्त करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। आज से परिवहन विभाग द्वारा तुहर सरकार तुहर द्वार नाम से एक नई सुविधा शुरू की जा रही है। इस नई सुविधा के माध्यम से स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाएं आवेदकों के घर के पते पर पहुंचाई जाएगी। नए वाहनों का पंजीयन, पुराने वाहनों के आरसी में संशोधन, नए ड्राइविंग लाइसेंस तथा पुराने लाइसेंस में परिवर्तन आदि के काम अब और भी आसान हो जाएंगे। नए अथवा संशोधित ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी आवेदक को घर बैठे 7 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट से मिल जाएंगे। जब किसी आवेदक को इन्हें डिस्पैच किया जाएगा तो विभाग द्वारा उसे एसएमएस से ट्रैकिंग आईडी भी भेजी जाएगी ताकि वह आवेदक स्पीड पोस्ट को ट्रैक कर सके। खबर रायपुर से, जहां डीएमएफ कमेटियों से प्रभारी मंत्रियों की छुट्टी हुई है। केंद्र ने इस संबंध में ये नया आदेश जारी किया है। अब बीएमएस समितियों के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। सांसद को रखना होगा, ये अनिवार्य होगा। इसके साथ ही समितियों के सदस्य सांसद बनेंगे। सरकार ने नियम बदला था, जिले के प्रभारी मंत्रियों को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन केंद्र ने ये नया आदेश जारी किया है। डीएमएफ कमेटियों से प्रभारी मंत्रियों की छुट्टी हुई है और अब बीएमएस समितियों के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। तो सरकार ने प्रभारी मंत्रियों को अध्यक्ष बनाया था, ये नियम बनाया गया था, लेकिन केंद्र ने नया आदेश जारी किया और कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया गया है। कोंडागांव में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह संयोजक और आप कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कोंडागांव लोक निर्माण कार्यालय के सामने धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही ठेकेदारों का पिछले 1 साल से लंबित भुगतान जल्द न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। प्रदेश सह संयोजक आशुतोष पांडे का कहना है कि ठेकेदारों को पिछले 1 साल से भुगतान नहीं मिल सका, जिसके चलते ठेकेदारों के यहाँ काम कर रहे मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई है। जब सरकार के पास ठेकेदारों को भुगतान करने के पैसे नहीं हैं, तो फिर सरकार नए नए निर्माण कार्यों का टेंडर क्यों निकाल रही है। ज्ञापन दे रहे हैं हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, इसलिए कि ठेकेदारों का पुराना ही पेमेंट आज तक नहीं हुआ है। 1 वर्ष का पेमेंट आज तक नहीं हुआ है। ARSR के काम का कोई पेमेंट नहीं हुआ है और इसके बाद फिर नए टेंडर लग गए हैं। तो ये अद्भुत विकास है। ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए, पब्लिक को नहीं चाहिए, जिसमें आप पुराने वर्ग का पेमेंट नहीं करते और नए वर्ग जारी कर देते हैं। खबर बालोद से, जहां 30 गांव की रात से बिजली गुल है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सहित कई ग्रामीण इसे लेकर धरने पर बैठ गए। तो डोंडी बिजली विभाग के खिलाफ धरना दिया गया है। भानु प्रतापपुर राजनाथ गांव समेत दुर्ग मुख्य मार्ग जाम कर दिए गए हैं। सड़क पर दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। अधिकारियों पर ग्रामीणों ने मनमानी करने का आरोप लगाया है। तो डोंडी बिजली विभाग के खिलाफ धरना दिया गया। 30 गांव की बिजली रात से ही गुल है, जिसके चलते ग्रामीण खासे परेशान और अब बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना दिया है।
दिलेश्वर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। दिलेश्वर, क्या ज्यादा जानकारी और अभी क्या स्थिति है, अभी क्या हालात? जी बिल्कुल जय, आपको बताना चाहूंगा कि देर रात लगातार बारिश हुई है डोंडी ब्लॉक के विभिन्न गांव में, जिसके कारण बिजली प्रभावित भी हुई है और देर रात से ही बिजली बंद है लगभग 30 गांव में डोंडी ब्लॉक के, जिसके कारण से डोंडी के जो ब्लॉक अध्यक्ष जो हैं, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सहित तमाम गांव के आसपास के लोग जो हैं वो वहां पर रात 12 बजे से ही धरने पर बैठ गए। बिजली विभाग के सामने में धरने पर बैठे हैं। जो मुख्य मार्ग भी होता है दुर्ग और राजनांदगांव के रास्ते को जोड़ता है, वहां पर ये धरने पर बैठे। और इसके अलावा वहां माइंस का भी काफी ज्यादा गाड़ियां माइंस की वहां पर से गुजरती है, जिसके कारण से जो वो धरने पर बैठे हैं चक्का जाम किए हैं, जिसके कारण लंबी कतार सड़कों पर लगी हुई है गाड़ियों की। और अभी तक वही स्थिति बनी हुई है। वो मनमानी का आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर और अधिकारियों के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोश उनके ऊपर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के जो पदाधिकारी, इतनी लंबी कतारें वाहनों की लगी है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो क्या अभी पुलिस प्रशासन का कोई जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा ताकि इन्हें समझाइश दी जा सके और जाम खुलवाया जा सके? जी बिल्कुल जय, अब तक तो स्थिति वही देखने को मिल रही जो ठीक रात में 12 बजे थी। अभी तक के ना कोई पुलिस का अमला वहां पर पहुंचा है और ना ही प्रशासनिक जिम्मेदार वहां पर पहुंचे हैं। और जिसके खिलाफ धरना दिया गया है बिजली विभाग के खिलाफ, वह भी अभी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस जाम के चलते आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है, वहां से गुजरने वाले राहगीरों को। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, वाहनों की लंबी कतारें लग गई है, लोग परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल रात से ही 30 गांव की बिजली गुल है। मनमानी का आरोप डोंडी बिजली विभाग पर लगाया गया और जिसके चलते कल रात से ही ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर दिया गया। फिलहाल मौके पर कोई भी जिम्मेदार मौजूद नहीं है। और इधर सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की समिति का गठन किया गया है। 8 सदस्यों की सेलगर प्रकरण के लिए समिति गठित की गई है, जिसमें दीपक बैज सांसद समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके साथ ही लखेश्वर बघेल, संत नेता देवती कर्मा, शिशुपाल शोरी को समिति में शामिल किया गया। अनूप नाग, विक्रम मंडावी, राजमन मंजाव और चंदन कश्यप भी इस समिति के सदस्य होंगे। तो समिति को ग्रामीणों से चर्चा कर तथ्य जुटाने का जिम्मा सौंपा गया है। सिलगेर में सीआरपीएफ कैंप के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। ग्रामीणों ने जंगल की सूखी लकड़ियां रखकर सड़क को भी बंद कर दिया है और इसी की जांच के लिए सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की समिति का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जवानों को एक बार फिर कामयाबी मिली है। प्रदेश के कोंडा गांव के थाना धनोरा स्थित भंडारडीह पहाड़ी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए एक नक्सली और एक पुरुष नक्सली के शव बरामद किए गए हैं। साथ ही मुठभेड़ स्थल से एक SLR बंदूक और राइफल और 3 12 बोर की बंदूक सहित नक्सली सामग्री मिली है। कोंडा गांव पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया है कि मुठभेड़ में और भी माओवादियों के घायल होने की सूचना है। घटनास्थल के आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग की जा रही है। खबर सुकमा से, जहां भरमार बंदूक समेत 2 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। चिंता गुफा थाना क्षेत्र के भटगांव के जंगलों में ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी सफलता। बताया जा रहा है कि जवानों को देखकर नक्सली छिपने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि घेराबंदी कर जवानों ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कोबरा 206 STF, DRG और जिला बल की ये कार्रवाई है। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हथियार भी मिले हैं। तो चिंता गुफा थाना क्षेत्र के भटगांव के जंगलों में ये गिरफ्तारी हुई है। जवानों को देखकर नक्सली छिपने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इन्हें जवानों ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। और इधर नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 5 लाख के इनामी नक्सली समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों से 5 बंदूक के साथ कई सामान जब्त किए गए। अबूझमाड़ के जंगाल पुट्टी के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई। जिला पुलिस और DRG की ये बड़ी कार्रवाई और
आपको बता दें, पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ। इसके साथ ही अन्य 5 नक्सली भी गिरफ्त में आए हैं। हालांकि बड़ी मात्रा में हथियार और नक्सलियों से हथियार और इसके साथ ही अन्य सामान भी बरामद किया गया है। अबूझमाड़ के जंगाल पुट्टी के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। बस्तर में तैनात जवान न सिर्फ नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, बल्कि उनके सामने बस्तर वासियों के दिलों में जगह बनाना और उनकी समस्याओं का हल करना भी एक बड़ी चुनौती है। आज बस्तर पुलिस ने 200 से अधिक बस्तर वासियों के चेहरे पर खुशी लौटा दी, जो खुशी मोबाइल गुम होने के चलते कहीं गायब हो गई थी। दरअसल बस्तर जिले में एसपी के निर्देश पर एक अभियान टेक बैक ऑफ योर प्रॉपर्टी चलाया गया। इसके तहत बस्तर पुलिस ने 207 गुम हुए मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी दीपक झा का कहना है कि अभियान बस्तर में लगातार जारी रहेगा। पूर्व में 3 बार हम लोगों ने इस अभियान के तहत विशेषकर जो लोगों के गुम मोबाइल होते हैं, जिनकी वो उन्होंने साइबर सेल में या थानों में रिपोर्ट की हुई है, उसके संबंध में या अन्य कोई ऐसे कीमती सामान भी जो हमारे थानों में जब्त है, उसको न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद उसको भी हमने पूर्व में वापस किया है। आज फिर से एक बार उसी अभियान के तहत हम लोगों ने आज 207 मोबाइल जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के बस्तर ज़िले के लोगों के द्वारा सूचित किया गया था अलग अलग थानों में और साइबर सेल में, उसको हम लोगों ने ढूंढने के पश्चात आज उसको वितरण किया जा रहा है। इधर गरियाबंद में प्रशासन ने लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाया। दरअसल चंडी चौक सब्जी मार्केट में कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने अतिक्रमण किया था, जिसे नगर पालिका ने हटा दिया है। इस कार्रवाई पर जनप्रतिनिधियों ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन कुछ चुनिंदा दुकानों पर ही कार्रवाई कर रहा है, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने पूरे चंडी चौक पर कार्रवाई की मांग की। हटाया गया है जबरदस्ती वहाँ पर से। बिना वो करे हमारी दुकान लगी हुई थी, जबरदस्ती यहाँ से हटाओ करके। और हम लोग ऐसे ही साल भर कोरोना से परेशान थे, घर चलाने में दिक्कत हो रहा था। अभी खुला है मार्केट तो दुकान खोलने वाले थे। कोई नोटिस जारी? नोटिस कुछ नहीं मिला है हम लोग को। हम लोग को आके बस हटवा दिए वहाँ से। अब दिक्कत ये है कि हम लोग अपना घर कैसे चलाए। फिर हमारी दुकान तोड़ी गई है, बाकी दुकान छोड़ दी गई पक्की वाली। बाजार के लिए तो 8.5 एकड़ है वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सिर्फ वहीं पास का गया है, 4-5 दुकान हम लोग का, बाकी सब छोड़ दिए। रायगढ़ नगर निगम में 3 साल पहले शहर को बाढ़ से बचाने के लिए और शहर के बड़े नालों को कब्जा मुक्त करने के लिए नालों में रिटेनिंग वॉल की योजना बनाई गई थी, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण आज तक योजना धरातल पर नहीं उतर पाई। ऐसे में बीजेपी पार्षद शहर के नालों में जल्द से जल्द शहर के बड़े नालों पर रिटेनिंग वॉल बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि आने वाले सालों में रायगढ़ शहर बारिश के मौसम में बाढ़ से प्रभावित ना हो। वहीं इस मामले में नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि नालों का सीमांकन करा लिया गया है। बड़े नालों पर रिटेनिंग वॉल का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। विभिन्न बड़े नालों को जो सफाई अभियान पिछले दिनों निगम के द्वारा की जा रही है और अतिक्रमण भी हटाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि यदि अतिक्रमण अभी हटा रहे हैं तो उसमें साथ ही साथ रिटर्निंग वॉल जरूर बना दें, अन्यथा फिर से वो अतिक्रमण हो जाएगा और वो नाला अपने आप में फिर सकरा हो जाएगा और जो समस्या नागरिकों को अति वर्षा में होती है बाढ़ का, वो समस्या यथावत बनी रहेगी। नालों को रिटर्निंग वॉल बनाने के पीछे हमारी महत्वपूर्ण मंशा ये है कि उस पर अतिक्रमण न हो और नालों का जो एरिया है वो सुरक्षित रहे। इसके बाद हम अलग से इसका स्लोप मेंटेनेंस और बाकी जितने भी हमारे वो हैं मानचित्र के आधार पर हम उसका अध्ययन करेंगे और विशेष टीम बनाकर जो कार्यपालन अभियंता के अधीन काम करेगी। अब जो भी इवन अपन नालियाँ भी बनाते हैं तो उसको स्लैब से, और जो बड़े नाले हैं उस पर रिटर्निंग वॉल का प्रस्ताव हम लाएंगे और यह जरूर एक श्रम साध्य और धन साध्य स्कीम है, लेकिन इसके लिए हम प्रयास करेंगे। बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग स्थित तिफरा फ्लाईओवर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान काम में लेट लतीफी होती देख कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही अपने अधिकारियों को तत्काल ठेकेदार को पेनल्टी नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए। अनुबंध के मुताबिक ठेकेदार कंपनी को 29 मार्च 2019 तक निर्माण कार्य को पूरा करना था, लेकिन 4 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हो सका, जबकि जिला प्रशासन ने इसके लिए ठेकेदार को कई मौके दिए। इसके बाद भी निर्माण कार्य
कछुआ गति से चल रहा है। अभी हमारा पिछले 2 महीने कोविड का लॉकडाउन था और कोविड के लॉकडाउन के अंदर अलग परिस्थितियां थी, अलग चैलेंजेस थे, लेकिन अभी केसेस की संख्या में और संक्रमण में लगातार गिरावट हुई है। तो जो निर्माण कार्य शहर में चल रहे हैं जनहित के, उनमें तेज़ी लाने की आवश्यकता है। इसीलिए आज मैं स्वयं जो जितने भी शहर में बड़े निर्माण कार्य चल रहे हैं जनहित के, उनका स्वयं निरीक्षण करने निकला हूँ और मौके पर सभी अधिकारियों को और इस फ्लाईओवर के लिए भी मैंने निर्देश दिए हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को और कॉन्ट्रैक्टर को कि इसमें गुणवत्ता को मेंटेन करते हुए वॉर फुटिंग पे मैक्सिमम प्रयास करें ताकि ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो और लोगों को इसका लाभ मिल सके। यदि उसको पूरा नहीं किया जाएगा तो पेनल्टी का क्लॉज है और ये निर्देश मौके पे दिए गए हैं, यदि उनका पालन ना हो तो इनको पिनलाइज किया जाए। राजनांदगांव में दिवंगत पंचायत शिक्षकों के आश्रित परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने आत्मदाह करने की चेतावनी दी। गुस्साए परिजनों ने हाथ में केरोसिन से भरे डिब्बे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि पिछले 5-6 सालों से वो अपने परिजनों की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अनुकंपा नियुक्ति न मिलने से उन्हें बच्चों के पालन पोषण में भी समस्याएं आ रही हैं और आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। वहीं दिवंगत शिक्षक पंचायत के आश्रित परिजनों ने मुख्यमंत्री से मांग की और उनकी बात न मानने पर आत्मदाह की चेतावनी दी गई। लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आज खत्म हो रहे हैं, 3 दिन पहले खत्म हो रहे हैं, उनको तुरंत नियुक्ति दिया जा रहा है और हम लोगों के लिए भटका रहे हैं सरकार। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग साथ भी न्याय होना चाहिए। टीटी पास करके आओ और आपको अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, तो ये न्याय नहीं है। सरकार का अन्याय कर रही है हम लोगों के साथ। अगर हम लोगों के लिए आदेश जारी नहीं कर सकते हैं तो इच्छा मृत्यु दें। हम पूरे संगठन वाले इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। सर, हम लोग भी आवेदन जमा करने आए थे, लेकिन हमारे आवेदन जमा नहीं हुआ, इसलिए मैं मिट्टी तेल लेकर भी आई कि मेरे आवेदन जमा नहीं हुआ। तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं कहाँ से मतलब कुछ नहीं हो रहा है करके मैं अपने आप को मैं मिट्टी तेल डाल रही थी, तो मेरे संग वाले मेरे को रोके हैं। आदिवासी ब्लॉक डोंडी के दर्जनों गांव में हाथियों की दहशत बनी हुई है। 2 दिन हो या रात, कभी भी हाथियों का दल धमक आता है और आशियानों को तहस नहस कर देता है। गजराज के आतंक से इन दिनों दर्जनों गांव के लोग परेशान हैं। कई लोगों की मेहनत हाथियों के आतंक के चलते मिट्टी में मिल गई। इधर उजक वन विभाग महज औपचारिकता पूरी कर मुआयना की घोषणा कर वापस लौट जाता है। बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनके सम्मान में हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट के बुलंद दरवाजे के बाहर सभी जजों की मौजूदगी में उनकी कार को धक्का देकर विदाई की रस्म अदा की गई। ये रस्म सालों से चली आ रही है। वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया।